हेलो एवरीवन। क्लास 10 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो जनरल इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है। नंबर सिस्टम एक नंबर्स का एक ट्री डायग्राम है, उसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया में जो सबसे ऊपर जो नंबर होता है या किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसको हम एक्स प्लस आई वाई कहते हैं। ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। देयर इज़ द रियल नंबर, जो कि हमें टेंथ में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो रियल नंबर के ऊपर ही बेसिस है। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा रियल नंबर ही है, नॉट ए नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम मैंने टॉपिक का नाम रखा है। ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो रियल नंबर है। पूरे चैप्टर में मैं रियल नंबर का डिस्कशन करना है। ठीक है। इसका कुछ पार्ट हम नाइन्थ में कवर कर चुके हैं, अंडरस्टूड कर चुके हैं। मैं उसको फास्ट थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हमने नाइन्थ में क्या क्या देखा था। ठीक है। तो जो नंबर सिस्टम में सबसे ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, जिसको कि हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, कैन बी ड्रा ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ठीक है। तो इमेजनरी नंबर क्या होता है, जो नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी, कैन नॉट ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। क्यों नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी इक्वेशन जैसे हमारे पास ऐसा आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इजिकल टू जीरो आ गया। ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या निकालोगे, एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस वन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कुछ सेवरल एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि एक्स की जगह अगर मैंने माइनस वन रखा तो माइनस वन का स्क्वायर होगा। तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वन इंटू वन वन होता है। ठीक है। अगर मैंने वन स्क्वायर रखा, एक्स की जगह वन रखा, तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा। क्यों, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन इंटू वन क्या होता है, वन ही आता है। ठीक है। सिमिलरली एक्स की जगह हमने कुछ भी रखा हो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है। माइनस टू देख के रख लो, माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर होता है। क्यों, माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और टू का मल्टीप्लाई क्या होता है, फोर होता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर टू का स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा, फोर होगा। एक्स की जगह हमने टू रखा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, फोर होगा। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। एक्स स्क्वायर के अंदर कुछ भी डालो, ये हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। और पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू के बराबर नहीं होता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। मतलब एक्स इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों का अंडर रूट कर दें, दोनों का अंडर रूट कर दें तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस वन। तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर माइनस अलाउ नहीं है, नेगेटिव नॉट अलाउ, नॉट अलाउ। ठीक है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अगर अलाउ नहीं है, ठीक है, अगर आ गया है तो हम कंसिडर करेंगे। अगर ये नंबर आ गया, ऐसे इक्वेशन आ गए तो कंसिडर तो करना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर को हमने क्या बोला, अंडर रूट ऑफ माइनस वन को बोल दिया गया आगे चलकर एक्स इजिकल टू आई। ठीक है। एक्स इजिकल टू आई बोल दिया गया। और क्यों बोल दिया गया, क्योंकि आई जो रहता है वो इमेजनरी नंबर रहता है। एक्स इजिकल टू क्या रहता है, आई एक इमेजनरी नंबर होता है। और इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्स इजिकल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्या सर ऐसा रहता है क्या, एक्स इजिकल टू आई रहता है, नहीं, एक्स इजिकल टू टू आई रहता है, थ्री आई रहता है, फोर आई रहता है। कैसे, अब मान लो ये तो इसके इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वन का, कल को कोई इक्वेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस फोर इजिकल टू जीरो का, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाता, माइनस का फोर हो जाता। इसको आप क्या लिख सकते थे, एक्स इजिकल टू अंडर रूट में आप माइनस फोर को मैं लिख सकता हूँ माइनस फोर इंटू वन, या फिर यह लिख सकता हूँ माइनस वन इंटू फोर। ठीक है, अंडर रूट अलग अलग हो सकता है, तो माइनस ऑफ अंडर रूट वन इंटू अंडर रूट ऑफ फोर। अंडर रूट ऑफ फोर क्या होता है, टू होता है, और ये क्या होता है, आई होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टू आई आ जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इजिकल टू जीरो होता तो यहाँ से आंसर क्या आता, एक्स इजिकल टू थ्री आई होता। और आई, टू आई, थ्री आई हमेशा क्या रहती है, इमेजनरी एक्सिस होती है, इमेजनरी एक्सिस। तो यहाँ पर आई, टू आई, थ्री आई, तो ऐसे हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी रियल नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन होती है ये।
और ये इमेजनरी लाइन होती है, तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि ये हायर क्लास का है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लिया हमने ताकि हमारा थोड़ा चैप्टर जो था वो पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, हमका नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाए, इसके लिए यहाँ पर ये कवर कर लिया। बेसिकली हमें डील करना है रियल नंबर से, ठीक है। तो रियल नंबर में नंबर लाइन के ऊपर जो ड्रॉ हो सकते हैं वो हमारा रियल नंबर है। तो ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी। एक तो होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। अब कौन कौन से रेशनल नंबर, कौन कौन से इरेशनल नंबर, हमें तो ये तो पता है कि ये नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किए जा सकते हैं दोनों, माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट तक, ठीक है। यहाँ पर बीच में कुछ जीरो आते हैं, तो यहाँ पर ये सारे के सारे होंगे, सारे के सारे नंबर होंगे रियल नंबर, ये रियल नंबर लाइन के ऊपर सारे के सारे होंगे। यहाँ पर कुछ आपके इंटीजर होंगे, जैसे जीरो हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इधर 1 2 3। तो कुछ इनमें से क्या होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है। तो इंटीजर जो बिलोंग करेंगे वो रेशनल नंबर को बिलोंग करेंगे। क्यों? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p और q क्या होने चाहिए, p और q हमारे इंटीजर होने चाहिए और q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो क्या इंटीजर को हम लिख सकते हैं क्या, p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ, हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, ठीक है, 3 को लिख सकते हैं 3/1, -1 को लिख सकते हैं -1/1, -2 को लिख सकते हैं -2/1। मतलब कि दोनों के दोनों इंटीजर है। देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। मतलब इनको इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q नॉट इजिकल टू 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये रेशो के फॉर्म में, इसलिए ये रेशनल नंबर है। p/q क्या है, एक रेशो का फॉर्म होता है, इसलिए p/q का फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ p/q का फॉर्म ऐसा होता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है, जैसा कि 1/2 अगर मैंने बोला है तो ये p/q का एक फॉर्म है, p और q का फॉर्म है। देखो दोनों के दोनों इंटीजर है और ये आंसर क्या देगा, टर्मिनेटिंग आंसर देगा, मतलब कि डेसिमल के बाद वैल्यू खत्म हो जाएगा। 1/2 मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। जैसे 3/2 क्या होता है, 1.5 होता है, ठीक है। जैसे 1/5 क्या होता है, 0.2 होता है। तो जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, कुछ डिजिट के बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। रहता तो ये भी p/q का फॉर्म है ना, तो इसलिए क्या होता है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कुछ p/q के फॉर्म ऐसे भी होते हैं जो ना तो खत्म होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो रिपीट होते हैं, उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं p/q के कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं, जैसे 1/3। 1/3 क्या होगा, 0.33333 चलता चला जाएगा, ठीक है। कब तक चलता चला जाएगा, जब तक हम करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, ठीक है, जब तक हमारी उम्र खत्म नहीं हो जाएगी, मतलब कि 50 साल 60 साल, ठीक है। उसके बाद भी चलता रहेगा, हाँ उसके बाद भी चलता रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे करने के लिए, ठीक है। मतलब हमारे अगर बच्चे भी इसको आगे बढ़ाना चाहे और उनके बच्चे भी आगे बढ़ाना चाहे, तो हजारों करोड़ों साल तक वो करते रहेंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। और क्या होता चला जाएगा, ये रिपीट होता चला जाएगा, मतलब धीरे धीरे आता चला जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोला जाता है इसको। हालांकि इसकी चर्चा हम 9th में कर चुके हैं। अब इंटीजर भी तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जीरो इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, डेडे डेडे से इन्फाइनाइट तक जो चलते हैं। जीरो इंटीजर, जीरो का अलग क्यों रखा है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। ये तो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होते, इसलिए जीरो इंटीजर हमने क्या कर दिया है, इसको अलग कर दिया है। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे -1 -2 -3, कब तक, ये माइनस का इन्फाइनेट तक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है। अब पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 2 3 4 हो गया, तो इन पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, ठीक है, आगे चलकर। अब जब नेचुरल नंबर और जीरो का अगर मिला दिया जाए, या पॉजिटिव इंटीजर या जीरो को मिला दिया जाए, तो ये दोनों मिलकर वोल नंबर बनाते हैं। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि तो आपको दिखे। पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर और अगर जीरो को मैंने मिला दिए, एक साथ लिखें, ये बनेगा 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये होता है आपका वोल नंबर, वोल नंबर, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हम वोल नंबर भी बोल सकते हैं।
आगे चलते हैं। ये तो नंबर सिस्टम की बात करी हमने। हमारा मेन चैप्टर जो बेसिकली डिपेंडेंट है रियल नंबर के ऊपर। तो रियल नंबर वो होता है कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये आपका जैसे नंबर लाइन है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट में से थोड़े बहुत नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिए। इसमें 4 टाइप के नंबर है। एक तो इंटीजर है, एक दूसरा है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब डेसिमल के बाद ना तो कभी रिपीट होते हैं ना कभी खत्म होते हैं, जिसको हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमें अलग अलग करने हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर क्यू नॉट इजिकल टू जीरो होना चाहिए और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब ये 3 तरह के देखे थे हमने। इंटीजर देखा था, जैसे -5 है, -4 है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी के सभी क्या है आपके इंटीजर से। इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पिछली स्लाइड में बताया था मैंने। अब कुछ पी बाई क्यू के फॉर्म होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं। कुछ पी बाई क्यू के फॉर्म जी ऐसे रहते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल देते हैं। जैसे 1/2 हो गया 0.5, 3/2 हो गया 1.5। कुछ पी बाई क्यू के फॉर्म ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल देते हैं। जैसे कि 1/3 हो गया 0.333। ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं, कैन नॉट रिप्रेजेंट बाई पी बाई क्यू फॉर्म। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक। अब नहीं लिख सकते हैं मतलब इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि डेसिमल के बाद क्या चलेगा, तो डेसिमल के बाद ना तो ये कभी खत्म होगा ना कभी रिपीट होगा। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद वो कभी खत्म नहीं हुआ, चलता ही चला गया और ना रिपीट हुआ, तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 है, 1.414213। डेसिमल के बाद √2 कभी खत्म नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है। अगर हम पढ़ते रहे इसको तो लाखों करोड़ों साल तक पढ़ते रहेंगे तब जाकर भी खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, चलते ही रहेगा, वो ना कभी रिपीट होगा ना कभी ये रिपीट होगा। जैसे √3 हो गया है 1.732, ये ऐसे चलता चला जाएगा, रिपीट नहीं होगा डेसिमल के बाद। पाई का वैल्यू है डेसिमल के बाद कभी रिपीट नहीं होता है ना कभी खत्म होता है। लेकिन हम क्या है अप्रोक्सीमेट 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। अब जैसे √2 देखा, √3 देखा, तो इनको देख के ऐसा लगता है कि √√ के अंदर प्राइम नंबर है वह सभी के सभी क्या रहते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जो कि डेसिमल के बाद ना तो कभी खत्म होते हैं ना कभी रिपीट होते हैं। तो ये तो जनरल व्यू था आपका रियल नंबर का, जो 9th में हम इसको पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था उसके लिए। ठीक है, बेसिकली हमें जो 10th में पढ़ना है वो HCF से पढ़ना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो ये हमारा यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसकी 2 डेफिनेशन बनाई है मैंने। इट इज ए लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये सबसे बड़ा इंटीजर है। कौन सा, विच, कौन सा, विच आर डिवाइड एग्जैक्टली ऑल गिवन नंबर्स। ठीक है, ये वो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है, ये वो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है जो क्या करे, गिवन नंबर को, मान लो एक नंबर है उसको भी डिवाइड कर दे, यहाँ पर दूसरा नंबर है उसको भी डिवाइड कर दे, और तीसरा नंबर है उसको भी डिवाइड कर दे। तो ये जैसे 3 नंबर हमारे पास गिवन है, तो ये उसका वो HCF वो होगा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, इन तीनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, सभी नंबर को। एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपली ये कि HCF होता क्या है, तो सिंपली HCF कॉमन लेना होता है। मतलब अपने पास कोई भी गिवन नंबर है उसका सिर्फ कॉमन अगर ले लिया हमने, ठीक है, तो वही आपका HCF होगा। लेकिन सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन लेना है, उसके बाद उसमें से कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा HCF होगा। तो सिंपल हाईएस्ट कॉमन नंबर ऑफ ऑल गिवन नंबर, तो वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। जो कॉमन आएगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 246 है, 246 है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं कि HCF क्या होगा। तो 246 का सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, मतलब गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, मतलब 2 को भी डिवाइड कर दे, 4 को भी कर दे, 6 को भी कर दे। अच्छा, 2 को सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो डिवाइड कर दे, ऑब्वियसली ये 2 या 2 से छोटा ही होगा, मतलब 2 से बड़ा तो हो नहीं सकता है ना। 2 से बड़ा का नंबर हो गया तो 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कैसे करेगा, 3 को कैसे करेगा, 4 कैसे डिवाइड करेगा एग्जैक्टली इसको, मतलब वो 2 ही होगा। तो देखा जाए तो 2
से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देगा। क्या 2 सभी को कर रहा है क्या? 2 इसको भी कर रहा है, 2 इसको भी कर रहा है। क्योंकि 2 से अगर कोई बड़ा नंबर ले लिया तो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 2 से तो बड़ा नंबर एचसीएफ हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सभी को डिवाइड कर रहा है ना, 4 को भी डिवाइड कर सकता है, ये 6 को भी डिवाइड कर सकता है 2। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा। सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? सिंपली कॉमन लेना है। सिंपली कैसे कॉमन लेना है? जैसे 2 4 6 में से मैं हाईएस्ट क्या कॉमन ले सकता हूँ? तो यहाँ से तो सिर्फ 2 कॉमन ले सकता हूँ। ये 4 होता है 2 इंटू 2, या तो ये 2 ये 2, दोनों में से एक 2 कॉमन ले सकता हूँ, या दोनों 2 कॉमन ले सकता हूँ। 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो इनमें से 2 चीज़ें कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो क्या 2 कॉमन, सिर्फ 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 के अलावा कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या बचेगा? 1, यहाँ पर क्या बचेगा? 2, यहाँ पर क्या बचेगा? 3। तो एचसीएफ क्या होगा? हमारा एचसीएफ जो कॉमन आया वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या है, जो हाईएस्ट कॉमन निकल जाए नंबर ऑफ ऑल गिवन नंबर, तो वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एचसीएफ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। जैसे एचसीएफ ऑफ 5 4 6, 5 4 6 का हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो 5 4 6 में से हाईएस्ट कॉमन क्या निकाल सकते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो 5 होता है इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 2 2 इंटू 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, तो देखा जाए तो हम मल्टीप्लाई में 1 तो सबके रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ 1 ही कॉमन निकाल सकते हैं, 5 में से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है एचसीएफ ऑफ 12 और 24। 12 और 24 का एचसीएफ जो होगा, भाई 12 और 24 में से क्या कॉमन आ सकता है? 12 कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा? 1 और 2 बचेगा। अब क्या इससे छोटा कोई नंबर अब कोई आ रहा है क्या? कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक, सिंपली है 1000 और 10, 1000 और 10 का एचसीएफ अगर निकालना है तो 10 जैसे कॉमन लिया मैंने, यहाँ पर तो 100 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 1 में से फर्दर कुछ कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए 10 ही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली कॉमन लेकर भी आप कर सकते हो, कॉमन दिखाकर भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना इजी नंबर आएगा हर बार आपके पास। ठीक है, कुछ डिफिकल्टी भी आएगा। और जो 10th में हमें मेथड प्रोसीजर यूज करना है, वो यूक्लिड डिवीजन मेथड हमें यूज करना है एचसीएफ के लिए भी। ठीक है, तो हम उसके ऊपर जाने से पहले कुछ चर्चाएं और कर ले कि एचसीएफ एक्चुअल में और कैसे कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी एचसीएफ निकाला जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके, जैसे एचसीएफ ऑफ 28 एंड 6 निकालना है आपको, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ इसका। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हो? आप सभी को याद ही है, ऐसे करके ऐसे करते थे, और 28 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन लेते थे आप। ये 2 से जाता था, ठीक है, 14 टाइम्स, फिर 2 से जाता था 7 टाइम्स, फिर 7 से जाता था 1 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करेंगे। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा 14 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7, 28 को। अब 6 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 6 को भी कर ही दो प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 एंड 3। ठीक है, अब इनमें से क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन निकालना है। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो फैक्टर तो हो गए, फैक्टर का क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन लेना है। हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन इसमें से क्या आएगा? इन दोनों में से अगर हाईएस्ट कॉमन एक साथ देखा जाए, इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो सिर्फ हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा, तो एचसीएफ ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। इनका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 2। इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इस 6 छोटा नंबर है, 28 बड़ा नंबर है, तो हम 28 को डिवाइड करके देखते हैं 6 से। ठीक है, इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो उसको हम डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन फैक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस फॉर्म में हम इसको लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 28 को डिवाइड करते हैं 6 से।
तो 28 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है, तो इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते इसको। अब इसको जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा आपका 4। ठीक, अब इसको लिखा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। 6 को हम बोलते हैं डिवीज़र, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे बस चलाता है वो ड्राइवर होता है, वैसे ही डिवाइड करने वाला डिवीज़र होता है। तो ये आपका हो जाएगा 6 डिवीज़र। 28 क्या हो जाएगा, डिविडेंड, जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड कहलाता है, जो आंसर आता है वो कॉन्स्टेंट कहलाता है। ठीक है, और जो बच जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है यहाँ पर। अब 28 को लिखते कैसे, 28 को कैसे लिखते हैं, 28 को लिखते हैं 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, 4 बचा है, तो हम लिखते कैसे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू, ये 28 डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, 6 क्या है डिवीजर, इंटू कॉन्शियंट, इंटू कॉन्शियंट। ठीक है, प्लस क्या करते हैं, रिमाइंडर करते हैं, तो ये 28 आ जाता है। देखो 6 4 जा 24 प्लस 4 क्या हो गया, 28 आ गया। ठीक है, तो 28 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 28 को हमने यहाँ पर लिखा है, 28 इजिकल टू क्या होगा, 6 इंटू 4 प्लस 4, मतलब डिविडेंड इजिकल टू डिविजर इंटू कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, अगर रिमाइंडर नॉट इजिकल टू जीरो आया है तो जो प्राइम फैक्टर है एचसीएफ जो है, एचसीएफ हमारा कितना आया था, इनसे दोनों से 2 आया था, तो इन दोनों में वो नंबर नहीं है, जैसे ये 26 ये भी नंबर वो नहीं है एचसीएफ, और ये भी नहीं है, मतलब इनसे छोटा कोई नंबर आता है, अगर दोनों इनसे क्या है, कोई छोटा नंबर आपका एचसीएफ आया है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक नंबर आपका एचसीएफ नहीं आया है। अब थोड़ी सी चर्चा और आगे कर लेते हैं, एक और नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, 24 और 6 का एचसीएफ निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस मेथड से भी आके देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए। अब 24 को का जब एचसीएफ करेंगे तो 2 से जाएगा 12 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से जाएगा 1 टाइम्स। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सेकेंड है 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन, वही ऊपर वाला जो है, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होगा। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कॉमन, देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो एक 2 तो ये कॉमन आ गया, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 3 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब कोई कॉमन आ रहा है क्या, क्योंकि इसमें तो पूरा नंबर ले चुके हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ अगर 6 आया है, ठीक है, तो देखो इस नंबर में 6 भी है। ठीक है, अच्छा ये 6 क्यों आया, तो इसको इसको इस तरह से डिवाइड करके पहले देखते हैं कि 24 को, 24 बड़ा है, 24 बड़ा है 6 से, तो बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से, तो 24 को डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना आया, 0। अच्छा अच्छा, जब रिमाइंडर 0 आता है, जब रिमाइंडर 0 आता है तो छोटा नंबर ही एचसीएफ होता है, छोटा नंबर एचसीएफ हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो हम क्या करेंगे, यही आपकी आगे आने वाली जो यूक्लिड थ्योरम होती है ये यही बोलती है, इसलिए मैंने ये दोनों एग्जांपल कराए और उसको यूक्लिड डिवीजन मेथड या थ्योरम पे ले जाने के लिए एक बेस बना दिया मैंने। ठीक है, ये डिवीजर है आपका, ये डिविडेंड है, ये कॉन्स्टेंट है 4, और 0 आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 को 6 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कॉन्स्टेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 होता है, देन डिविजर इज इक्वल टू एचसीएफ, डिविजर मतलब जो डिवाइड करता है वही एचसीएफ। तो हम क्या बोलेंगे, हम और थोड़ा सा इजी वे में बोलेंगे कि दो नंबर का जो छोटा नंबर होगा वो एचसीएफ होगा, दो नंबर का जो छोटा नंबर होगा वो एचसीएफ होगा, कब, जब आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, यही आपकी यूक्लिड थ्योरम भी है, तो यूक्लिड थ्योरम को भी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हमने समझ भी लिया है। तो एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन, या इसको हम लेमास थ्योरम भी बोलते हैं, कुछ लोग लेमास थ्योरम भी बोलते हैं, बहुत सारे यूक्लिड डिवीजन लेमास थ्योरम भी पूरा बोल देते हैं। ठीक है,
अब कंसिडर करते हैं लेट यू हैव टू नंबर ए एंड बी सच दैट ए बड़ा है बी से। आपने कुछ भी एज्यूम कर लिया कि मेरे पास दो नंबर है ए बी, जो ए बड़ा है बी से, और आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर ए बड़ा है बी से तो ए को डिवाइड करना पड़ेगा बी से। अगर ए बड़ा है बी से, बी छोटा है, तो बी डिवाइड करेगा, तो बी क्या हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा। तो मान लो ए को डिवाइड किया हमने बी से, अब हम ए बी में अगर ऐसे खेल रहे हैं तो मैं कुछ भी मान लेता हूँ, मान लो ये क्यू टाइम्स गया, ठीक है, बी का टेबल हमने क्यू टाइम्स बोला, तो मान लो एक्स आया, क्यू टाइम्स बोला तो मान लो एक्स आया, और जब इनको माइनस किया तो रिमाइंडर आर बचा मेरा। ठीक है, समझ गए ना, मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट में ऐसा बोल रहा हूँ कि डिवीजन एल्गोरिथम को ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी क्यू, डिवीजन इंटू कॉन्स्टेंट, बी क्यू प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा एक डिवीजन एल्गोरिथम होगा, यही इसको हम क्या बोलेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। हम हमेशा इसको याद कर लेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बार बार इसके ऊपर नहीं जाएंगे हम, डिवीजन एल्गोरिथम पे बार बार जाएंगे। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा आपका, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो एक फार्मूले की तरह याद हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए बी आपके नंबर्स हैं जिसका एचसीएफ निकालना है, क्यू कॉन्स्टेंट है और आर आपका क्या है, रिमाइंडर है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना है आपको कि जो आर होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होता है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर होता है आर। ठीक है, आर जीरो से छोटा नहीं हो सकता कभी। ठीक है, मैं ये बोलूँ कि 5 में 2 का डिवाइड करूंगा, मैं 5 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 2 टू जा 4 होता है, 2 टू जा 4 1। तो मैं ऐसा नहीं बोल दूंगा कि 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने -1 कर दिया क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का होता है, तो -1 का, ये ऐसा कभी नहीं करूंगा, आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा। ठीक है, तो इस नंबर से बड़ा नंबर नहीं जाते हम। ठीक है, तो टेबल उतनी बार ही बोलेंगे। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। दूसरी बात, जो आर होता है ये बी से छोटा होगा, बी से छोटा होगा मतलब कि इससे छोटा होगा। ठीक है, अगर मैंने यही अगर एग्जांपल ले लिया कि 5 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 2 से, 5 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, और मैं क्या करता हूँ, 2 का टेबल वन टाइम ही बोलता हूँ, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 3, देखो रिमाइंडर बड़ा हो गया बी से, मतलब ये बी आपका 2 ही है यहाँ पर। ठीक है, तो रिमाइंडर बड़ा हो गया 2 से। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, यहाँ पर अपन ऐसा कभी लेते हैं क्या कि ये हाईएस्ट टाइम जितनी बार हम बोल सकते हैं उतनी टाइम बोलते हैं अपन यहाँ पर, कि हाईएस्ट टाइम जैसे 4 है, 5 है यहाँ पर, तो हम 2 का टेबल 2 टाइम्स तक बोल सकते हैं जब तक कि ये 4 आ जाए। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा तब तक यहाँ पर लेते हैं तब तक ये इससे छोटा ना आ जाए। ठीक है, तो हमेशा 2 से क्या रहता है, रिमाइंडर छोटा रहता है, मतलब कि रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा रहता है। तो अगर दोनों बातों को एक साथ में मिला दूं तो रिमाइंडर बी से छोटा है, रिमाइंडर बी से छोटा है, लेकिन किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है। तो आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं कि आर रिमाइंडर बी से कॉन्स्टेंट से डिविजर से छोटा होता है और जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो एक टर्म एंड कंडीशन हो गई आपके लिए आर के लिए। तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, जीरो से बी तक रहेगा, जीरो से बी तक कुछ भी हो सकता है आर का वैल्यू। तो हम यहाँ बोलेंगे आर जो रहता है बी से छोटा और जीरो से बड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखो जीरो बी में यहाँ पर मैंने इजिकल टू भी लगाया, मतलब ये आर इजिकल टू जीरो भी हो सकता है, लेकिन आर इजिकल टू बी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने इजिकल टू नहीं लगाया है, इक्वल टू नहीं लगाया, सिर्फ छोटा बताया है, तो इससे जस्ट छोटा ही होगा, इक्वल नहीं हो जाएगा कभी भी। अब यहाँ पर दो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। एक तो तब जब रिमाइंडर मान लो जीरो हो गया, अगर इफ आर इजिकल टू जीरो मतलब कि रिमाइंडर जीरो हो गया, तो ए इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू, ए इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, बी क्यू। देन एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज स्मॉल नंबर, तो यहाँ पर जो एच सी एफ रहेगा इन दोनों में से, ए और बी दोनों नंबर में से जो छोटा होगा वही आपका एच सी एफ हो जाएगा। लेकिन इफ आर नॉट इजिकल टू जीरो, अगर रिमाइंडर मान लो आपका जीरो नहीं हुआ, रिमाइंडर आपका जीरो नहीं हुआ, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि इन में से छोटा नंबर होगा वो ऐसे होगा। तब आप क्या बोलोगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो देन कंसिडर न्यू नंबर बी एंड आर। तो हम क्या करेंगे, फिर बी और आर हमारे दो नए नंबर हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना, बी और आर आपके नए नंबर हो जाएंगे, और बी और आर का एचसीएफ निकालेंगे। अब बी और आर में से बड़ा कौन होता है, ऑब्वियसली बी बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला ना हमने कि बी बड़ा होता है आर से।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, b को वापस से ऐसे r से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे वैसे यहाँ पर आया। और फिर मान लो यहाँ पर भी रिमाइंडर, मान लो रिमाइंडर 2 आया यहाँ पर, इसको रिमाइंडर 2 बोल दिया, और वो भी जीरो नहीं हुआ, तो आपको वापस यही प्रोसीजर यूज करते चले जाना है। एंड प्रोसीड दिस प्रोसीजर टिल रिमाइंडर बिकम जीरो, जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक आपको ये प्रोसीजर रिपीट करते चलना है, ठीक है। आपको क्या, नया नंबर हमेशा जो ये रहेगा, ठीक है। मान लो अगली बार भी नहीं आया, तो ये तो मान लो A1 है, तो A2 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर B2 Q प्लस मान लो ये R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए वापस दो नए नंबर हो जाएंगे। अगर अगले स्टेप में भी नहीं आया तो ये फर्दर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर एल्गोरिथम समझ में आया, जब तक कि रिमाइंडर आपका जीरो ना आ जाए तब तक आपको ये एल्गोरिथम यूज करते रहना है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमास थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लेकर भी समझाया, जैसे एचसीएफ ऑफ 15 और 50 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो बड़ा कौन, 50, तो यहाँ पर 50 बड़ा है 15 से, तो हम क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 15 से, 50 को डिवाइड किया 15 से, कितनी बार जाएगा, 15 का टेबल अगर मैं 3 टाइम्स बोलूँगा तो 15 3 ज़ा 45, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर जीरो नहीं आया, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया है तो आप फिर क्या करोगे, दो नए नंबर आ जाएंगे आपके पास, तो एक तो 15 हो जाएगा और आर मतलब बी और आर का बोला था मैंने, मतलब यहाँ 15 और 5 हो जाएगा। तो अब इन दोनों नंबर को देखना है, तो यहाँ से बड़ा कौन है, 15 बड़ा है किससे, 5 से, क्योंकि ये दोनों बड़े नंबर हो गए। तो आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है 15 को, इसको आगे ही बढ़ा देना है। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 3 ज़ा 15, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। देखो अब रिमाइंडर जीरो आ गया है, इसका मतलब इन दोनों नंबर में से छोटा नंबर जो होगा वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। हम यहाँ बोलेंगे 15 और 50 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल है आपके, इस एग्जाम्पल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है इसको। जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक यूक्लिड डिवीजन मेथड आपका चलता जाएगा, ठीक है। तो अगली बार हम क्या बोलेंगे कि 15 और 5 जो रहेगा ये हमारा नया नंबर होगा, तो 15 को 5 में से डिवाइड करेंगे तो 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 प्लस जीरो। तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया, तो एचसीएफ क्या आएगा, इन दोनों को जो कंसिडर किया था उनमें से छोटा नंबर, क्या मतलब 5। लेट क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट आपको गिवन है 135 एंड 225, 135 एंड 225, ठीक है। बड़ा कौन सा है, 225। सेकेंड है आपका 136 एंड 38,220। थर्ड है 867 एंड 255, ठीक है। तो ये तीन आपके पास एग्जाम्पल है, इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, 135 एंड 225। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि 225 बड़ा है 135 से, इसका मतलब क्या होगा कि 225 को डिवाइड करना है हमें 135 से, 225 को डिवाइड करना है हमने 135 से। कितनी बार जाएगा ये, वन टाइम्स ही जाएगा। देखो 2 टाइम्स करेंगे तो पता है कि 130 है तो 260 हो जाएगा, मतलब 260 मतलब 250 से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये 1 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। तो 1 टाइम्स जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 135। अब क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो फटाफट माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। और 22 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, ठीक है। तो 90 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू जीरो, अब रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 225 को क्या लिख सकते हैं, 135 इंटू 1, 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, प्लस मतलब 90, ठीक है। अब यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका एचसीएफ हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, मतलब इसको आगे कैरी आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए नए नंबर क्या हो जाएंगे, 135 और 90, नए नंबर क्या हो जाएंगे 135 और 90। तो सिंस रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसलिए हम नया नंबर ले लिया हमने 135 और 90 ले लिया अगला, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको डिवाइड करके देखना है। तो 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, क्योंकि 135 बड़ा है। यहाँ से मैंने डायरेक्ट इसी में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 90 से डिवाइड करना है किसको,
135 को। तो यहाँ पर पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, उसके बाद एल्गोरिथम लिखेंगे। ये वाली जो एल्गोरिथम है ये बाद में हम लिखेंगे। तो 90 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि ये 90 टू ज़ा 180 होता है, 180 इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये 90 1 जा 90, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 45, माइनस करेंगे ना तो 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 आएगा। ठीक है, वो 13 में से 9 माइनस होगा तो 4 आएगा। तो माइनस कितना है 45। अब 45 देखो रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब एचसीएफ यहाँ से भी नहीं निकलेगा, मतलब एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। पहले इस एल्गोरिथम को लिख देते हैं, क्या होगा कि 135 इज इक्वल टू क्या होगा 90 इंटू वन, 90 इंटू वन प्लस 45। 135 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 इंटू वन प्लस 45। अब यहाँ पर दो नंबर हमारे नए नंबर क्या हो जाएगा 90 और 45, 90 और 45। और 90 और 45 में से सिंस रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम वापस कंसिडर करेंगे 90 और 45 को। अब देखो 90 बड़ा है 45 से, ठीक है, तो 90 डिवाइड होगा 45 से, तो 45 से डिवाइड करना है 90 को। तो यहाँ पर मैं यहीं पर आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर यहीं पर आगे बढ़ा देता हूँ। तो देखा जाए तो हमें क्या करना है 90 को डिवाइड करना है 45 से। तो 45 टू ज़ा 90 होता है। देखो यहाँ पर अब माइनस करेंगे, 90 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया, तो आपका एचसीएफ जो होगा वो यही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका एल्गोरिथम भी लिखेंगे। 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 45 इंटू टू, 45 इंटू टू प्लस 0, प्लस 0। ठीक, रिमाइंडर 0 आया, जैसे हमने रिमाइंडर 0 रखा, इनमें से जो छोटा नंबर था, इनमें से जो छोटा नंबर था वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप। अब प्रोसेस क्या हो जाएगी हमारी, स्टॉप हो जाएगी। सिंस द डिविजर एट दिस स्टेज इज 45, इस स्टेज पर हमारा जो डिविजर है वो क्या है 45 है, इसका मतलब एचसीएफ भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अच्छा, ये एचसीएफ किसका होगा, एचसीएफ होगा 135 फॉर 225 का, 135 और 225 का। ठीक है, तो ये इसका 45 क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा इसको थोड़ा सा आगे और भी देखते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मान लो अगर आपसे ये पूछा गया होता कि 135 और 90 का एचसीएफ क्या होगा, तो भाई क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता और यहाँ से करते तो एचसीएफ कितना आता 45। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि 90 और 45 का एचसीएफ कितना होगा, 90 एंड 45 का एचसीएफ क्या होगा, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता और यहीं से खत्म हो जाता। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, एक ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी आए आपका आंसर क्या आएगा 45 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और कवर हो सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्या बोलता है 196 एंड 38,220, 196 एंड 38,220, इन दोनों का एचसीएफ हमें लेना है। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 38,220 है, 196 है, तो हमें 38,220 को डिवाइड करना है 196 से। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 300 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, 300 से मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 400 के अप्रोक्स आ जाएगा ये, मतलब 400 के अप्रोक्स आ जाएगा। और हमें 3 डिजिट ही लेना है पहले, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है। ठीक है, तो 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है माइनस करना है, तो यहाँ पर जैसे माइनस करेंगे तो 12 में से 6 माइनस होगा तो क्या आएगा 6 आएगा 12 में से। तो यहाँ पर एक कैरी लिया था, यहाँ 7 हो गया, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा। अब यहाँ से यहाँ एक कैरी लिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो ये 186 आया। ठीक है, तो ऊपर से क्या आएगा आपका 2 आएगा नीचे, तो ऊपर से क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो ये 196 है और ये क्या है 1862 है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 1960 हो जाएगा, और 1960 अप्रोक्स इसके 1862 के आसपास है। मतलब कि ये 9 टाइम्स तो कम से कम जाएगा, 196 इंटू 9, तो 9 टाइम्स कम से कम जाएगा, तो ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 9 टाइम्स में कितनी बार में जाएगा ये, ठीक है, तो 196 इंटू 9 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 1764 वैल्यू आएगा। ठीक है, 1764 आएगा। अब माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो 12 में से 4 माइनस करेंगे
ठीक है, यहाँ पर 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो एक कैरी ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 4 क्या आएगा तो 8। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया तो यहाँ पर 5 हो गया, तो 5 अब यहाँ से कैरी लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9। ठीक है, तो यहाँ से एक कैरी हो गया तो यहाँ पर 7 हो गया 8 की जगह, तो 7 में से 7 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो आंसर क्या आएगा 98 आएगा। अब ऊपर से पहले हमने 1 2 को तो नीचे डाल ही दिया था। ठीक है, अब ये 0 नीचे आ जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा 980 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है 196 का मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है कि ये 980 आ जाए। ठीक है, तो देखो ये अप्रोक्स ये समझ लो कि ये 200 के आसपास है और हमें चाहिए 1000 के आसपास। ठीक है, मैं थोड़ा सा बढ़ा के अगर 4 बढ़ा दिया इसमें और इसमें 20 बढ़ा दिया, ठीक है, तो ऐसे अगर फास्ट अगर सोचना हो तो किसका मल्टीप्लाई करें, नियर अबाउट आंसर आएगा। तो देखो अगर मैं 200 में से 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 आ जाएगा, मतलब कि अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1980 के अप्रोक्स वैल्यू ऐसा मुझे लगता है कि आ जाएगी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी ऐसे फास्ट सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू ले लेके सोचना पड़ेगा। मतलब कि मैं इसका 5 टाइम्स टेबल बोलूंगा, ये कितना आ जाएगा 980 आ जाएगा। अच्छा, ये 980 एग्जैक्ट आ भी गया है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर 0 आ गया। इस एल्गोरिथम को हमें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना है। तो 38220 इजिकल टू क्या आएगा, 38220 इजिकल टू क्या आएगा 196 मल्टीप्लाई बाई 195, 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस रिमाइंडर 0 प्लस 0। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इनमें से जो छोटा नंबर होगा वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो इनमें से छोटा नंबर क्या है 196, 196 की क्या होगा आपका रिमाइंड एचसीएफ होगा। सिंस द रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस इज स्टॉप, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज इज 196, यहाँ पर डिवीजर क्या है 196 है, डिवीजर क्या है 196 है, देयरफॉर आपका जो एचसीएफ होगा दोनों का वो कितना आएगा 196 आएगा। ठीक, आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालना है, और आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टूड हो गया होगा यूक्लिड डिवीजन मेथड कैसे यूज करना है। ठीक है, थर्ड वाला भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं ताकि पक्का हो जाए, कंटेस्ट हो जाए हमारा यूक्लिड डिवीजन या लेमास थ्योरम। अब इसमें देखो 867 और 255, तो 867 बड़ा है 255 से, तो 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। अब कितनी बार जाएगा, तो अप्रोक्स वैल्यू से आप समझ सकते हो इसमें कि कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइम्स अगर करेंगे इसमें, ठीक है, 4 टाइम्स करेंगे, देखो 800 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि क्योंकि ये 4 टाइम्स अगर ये है, ठीक है, तो 250 का 4 टाइम्स कितना होता है 1000 चला जाता है, तो 4 टाइम्स तो कर ही नहीं सकते, मतलब कि इसका 3 टाइम्स ही करेंगे। आपको अप्रोक्स वैल्यू अगर देखोगे फास्ट तो आपको बहुत स्पीड में समझ में आ जाएगा कि कितने का मल्टीप्लाई करें। तो 255 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 765, तो 765 को माइनस करेंगे 867 में से, तो 7 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा 2, फिर 6 में से 6 माइनस होगा तो 0, और 8 में से 7 माइनस होगा तो 1, तो 102 आपका क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ है, रिमाइंडर 0 नहीं होता तो पहले हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 867 इज इक्वल टू क्या होगा 255 इंटू 3, 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर प्लस कितना होगा आपका 102। ठीक है, एल्गोरिथम लिख लिया हमने। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपका नया नंबर क्या हो जाएगा 255 और 102, ये दो आपके नए नंबर हो जाएंगे। इनसे आपको क्या करना पड़ेगा एचसीएफ फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं, रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 102 आपका 0 के इक्वल नहीं होता है, तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ है, इसलिए हम दो नए नंबर कंसिडर करेंगे, एक तो 255 और एक 102। ठीक है, 255 बड़ा होता है 102 से, तो 102 से डिवाइड करेंगे 255 को, 255 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 2 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स से 306 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 204। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 102 में तो क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा। माइनस करेंगे 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब रिमाइंडर आया 51, अब रिमाइंडर वापिस आपका नॉन जीरो आया है। ठीक है, नॉट इजिकल टू 0 आया है।
तो पहले तो एल्गोरिथम लिख लेते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 255 को हम क्या लिख सकते हैं, 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस आपका रिमाइंडर 51। ठीक, अब रिमाइंडर यहाँ पर जीरो नहीं आया तो अपने नए नंबर क्या हो जाएंगे, 102 और 51। तो रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू जीरो आया है क्योंकि 51 आया है। तो दो नए नंबर ले लिए हमने, 102 और 51। 102 बड़ा है 51 से, ठीक है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, यहीं पर आगे बढ़ा देंगे, डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, तो 51 टू ज़ा 102। अब जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आया, इसका मतलब एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखेंगे तो 102 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 51 इंटू टू, 51 इंटू टू प्लस जीरो। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पर जीरो आ गया तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। अब इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वही आपका एचसीएफ होगा, मतलब 51 क्या होगा, एचसीएफ होगा। सिंस द डिविजर एट दिस स्टेज इज 51, therefore HCF of 867 in 255 is 51। ठीक है, तो आपका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 51 आएगा। तो यहाँ पर भी देखो फर्दर कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्दर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो बोल दे कि 255 और 102 का HCF क्या होगा, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 102 और 51 का HCF क्या होगा, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और सभी का HCF कितना आएगा, 51 आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ पर q क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक, तो यहाँ पर हमको ये बोला गया है कि q कोई इंटीजर है, तो आपको क्या शो करना है, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। अगर आपको ये बोला जाए कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होता है, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ओड इंटीजर का मतलब क्या होता है, ओड नंबर का मतलब क्या हो जाता है, नॉट डिवाइडेड बाई 2, नॉट डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, ओड इंटीजर्स होते हैं। और पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये सभी के सभी प्लस ले रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये जितने भी ओड इंटीजर हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 6q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि इसमें q कुछ भी रखूँ मैं, q अगर मैं मान लो मैंने q मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, तो इसने बोला ना वेयर q इज ए सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो q कोई भी इंटीजर में रखता हूँ तो इसका जो वैल्यू आता है ना, सभी का वैल्यू जो आएगा वो ओड नंबर आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का कहने का मतलब समझ गए तो आंसर बहुत इजीली समझ जाएंगे हम। ठीक है, तो हम पहले सपोज कर लेते हैं, जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम ने हमने बात करी थी कि हमने दो नंबर कंसीडर किए थे a इंटू बी। ठीक है, और a मान लो बड़ा है b से, तो a को डिवाइड करेंगे b से तो हमारा कॉन्स्टेंट q आएगा और रिमाइंडर आपका r आएगा। ठीक है, तो इस डिवीजन एल्गोरिथम को हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो इस डिवीजन एल्गोरिथम को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन एल्गोरिथम बनाएंगे, कुछ कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन आएगा यहाँ से, आपका यहाँ से सॉल्यूशन आएगा, लेट ए एंड बी। ठीक है, ए और बी हमने दो नंबर कंसीडर किए हैं, ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर ए ग्रेटर देन बी एंड टेक बी इज इक्वल टू 6। क्योंकि हमें साफ दिख रहा है बी, हमें यहाँ पर क्या लेना है, 6 लेना है। अगर नहीं भी लोगे तो आपको बाद में दिख जाएगा एल्गोरिथम लिखने के बाद। और ए अगर बी से बड़ा है तो ए को डिवाइड करना पड़ेगा बी से, ए को डिवाइड करना पड़ेगा बी से। तो मान लो कांस्टेंट क्यू टाइम्स बोला हमने, तो ये एक्स बार गया और रिमाइंडर इसका आर बचा। तो डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं बी इंटू क्यू, बी क्यू प्लस रिमाइंडर प्लस आर। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, जहां पर आर, आर क्या बताया था मैंने, आर मैंने बताया था कि जो आर होता है तो आर आपका बी से छोटा होता है, बी से छोटा होता है और जीरो से बड़ा होता है। मतलब आर का वैल्यू बी, और बी इजिकल टू कितना लिया हमने, 6 लिया है। तो आर का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 6, यहाँ पर ये बी है, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 6 तक रहेगा। मतलब आर का वैल्यू 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो 0 और 6 के बीच का वैल्यू है क्या, हाँ 0 और 6 के बीच का इंटीजर वैल्यू।
0 1 2 3 4 5। तो आर का ये वैल्यू हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर 0 से 6 के बीच में लाई करता है। तो पहली बात ये, आर का पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास है। ठीक, हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है, उससे हम क्या देख सकते हैं, तो ये वह हमारा वो नंबर होगा जो इसकी बात कर रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओड इंटीजर। तो इसको हमें क्या करना है, ओड इंटीजर लाना है, ए को हमें क्या करना है, ओड इंटीजर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हीट एंड ट्रायल करेंगे। ठीक है, बी इज इक्वल टू 6 रख देंगे इसके अंदर और आर की वैल्यू 0 से 5 तक रख रख के देखेंगे। ठीक है, जो जो वैल्यू हमें क्या देगा, क्यू की 1 2 3 की वैल्यू पर जो जो भी वैल्यू हमें ओड नंबर देगा वो हमारा कंसीडर करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। तो फॉर आर इज इक्वल टू 0, सबसे पहले मैं आर इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद 1 भी लूंगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू मैं ये लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर बी क्या है आपका 6 है, ये तो आपने इंज्यूम किया हुआ है, और आर इज इक्वल टू क्या है 0, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 6 क्यू, अगर क्यू को मैं 1 2 3 4 कुछ भी रखूंगा, अगर क्यू को मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 6 रखा, तो अगर जब मैं 1 रखूंगा तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अगर मैंने 2 रखा तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, मतलब क्या हो जाएगा 6 का टेबल हो जाएगा क्या, हाँ 6 का टेबल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 3 रखूंगा मैं, क्यू इजिकल टू 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 18, 4 रखूंगा तो 24, ऐसे ये चलता चला जाएगा। अच्छा, देखने से आपको पता चल रहा है कि 6 का जो टेबल होता है क्या ये 2 से डिवाइड हो जाता है, हाँ 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या नंबर है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, मतलब कि ए इजिकल टू 6 क्यू हमारा कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक, मतलब ये तो हमारा है ही नहीं, इवन नंबर है, हमारा सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है, फर्दर हम r इजिकल टू 1 रख के देखते हैं। ठीक है, किसमें, डिवीजन एल्गोरिथम में, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर में। तो a इजिकल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहां पर b इजिकल टू 6 है, b इजिकल टू 6 है, और r इजिकल टू हमने क्या कंसिडर किया है, 1 कंसिडर किया। ये क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, a इजिकल टू क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम q इजिकल टू 1 2 3 4 5 ऐसे रख के देखते हैं। तो q अगर मैं 1 रखूंगा तो 6 इंटू 1 1, तो मैं यही डायरेक्ट जब यहाँ पर q इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, q की जगह 1 रखेंगे तो 6 प्लस 1, क्योंकि 6 इंटू 1 1 6 होता है, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 12 प्लस 1 18 प्लस 1। ठीक है, तो q इज इक्वल टू 4 रखूंगा तो 24 प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे करते हुए सीरीज चलेगी। ठीक है, आपका फाइनल आंसर क्या आया, जब q इज इक्वल टू 1 रखा तो 7 आया, q इज इक्वल टू 2 रखा तो 13 आया, q इज इक्वल टू 3 रखा तो 19 आया, 25 आया। इसका मतलब क्या है, 7 13 19 25 क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, इसका मतलब कि 6 ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 हमें क्या देगा, हमेशा ओड नंबर देगा। ठीक है, इसका मतलब 6 क्यू प्लस 1 ओड नंबर दे रहा है। देखो क्वेश्चन में हमारा यही है, क्या 6 क्यू प्लस 1 हमारा ओड नंबर आना चाहिए, तो हाँ 6 क्यू प्लस 1 हमारा क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। आर इजिकल टू 2 रखेंगे, तो आर इजिकल टू 2 रखेंगे तो हमारा ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर एल्गोरिथम था, बी की जगह 6 रखेंगे तो बी की जगह हमने 6 रखा, प्लस आर की जगह हम 2 रखेंगे तो आर की जगह हमने 2 रखा। अब यहाँ पर हम q इजिकल टू 1 2 3 पुट करेंगे, q इजिकल टू 1 2 3 4 ऐसा पुट करते चले जाएंगे। तो जैसे हम इसको पुट करेंगे 1 2 3 4, तो जब 1 रखेंगे तो 6 प्लस 2 हो जाएगा, जब 1 रखेंगे तो 6 प्लस 2 हो जाएगा q की जगह, तो क्या आएगा आंसर 8 आएगा। जब 2 रखेंगे तो 12 प्लस 2 आएगा 14 आएगा, जब 3 रखेंगे तो 18 प्लस 2 आएगा 20 आएगा, 4 रखेंगे तो 24 प्लस 2 आएगा तो 26 आएगा। ऐसे करते हुए चलता जाएगा, तो देखने पर क्या लगेगा कि ये 8 14 20 26 सभी का सभी क्या है, इवन नंबर है, मतलब ये आपका इवन नंबर देगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा, हाँ ये ओड नंबर देगा। ठीक है, ये आपका ओड नंबर नहीं देगा। आर इजिकल टू 3 रखते हैं तो बी क्यू प्लस आर, ए इजिकल टू 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। आर की जगह हमें क्या रखना है 3 रखना है, बी की जगह हमें क्या रखना है 6 रखना है, क्योंकि बी की इजिकल टू हमने 6 कंसिडर किया हुआ है। तो जैसे हम इसमें रखेंगे तो 6 क्यू इजिकल टू 1 2 3 कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर क्यू इजिकल टू 1 लेंगे तो 6 प्लस 3 हो जाएगा, इजिकल टू 9 हो जाएगा। अगर हमने क्यू इजिकल टू 2 लिया तो 12 प्लस 3 हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्यू इजिकल टू 3 लिया
तो 6 3 जा 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर हमने 4 लिया तो 27 हो जाएगा। क्या आ रहा है, सभी के सभी ओड नंबर आ रहे हैं। देखो ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सभी के सभी क्या है, ओड नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि 6 क्यू+3 भी हमारा ओड नंबर देगा। 6 क्यू+3 भी हमारा क्या देगा, ओड नंबर देगा। कैसे आ रहा है, हमने ला के दिखा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे आर इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये आपका ए इज इक्वल टू bq+r हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 6q+4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे q की वैल्यू में 1 2 3 पुट करता चला जाऊंगा, तो अगर 1 रखूंगा तो 6+4 10 हो जाएगा। 2 रखूंगा तो 12+4 16 हो जाएगा। 3 रखूंगा तो 18+4 आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 रखूंगा तो 24+4 28 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के सभी कौन से नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो फॉर आर इज इक्वल टू 5, अगर मैं आर इज इक्वल टू 5 रखता हूँ तो वापस हमें चेक करना है, ए इज इक्वल टू bq+r होगा, तो ए इज इक्वल टू 6q+5 हो जाएगा। 6q+5, क्योंकि बी की जगह 6 पुट करेंगे और आर की जगह हमने कंसिडर किया है 5। तो यहाँ पर q इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करेंगे। q इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 6+5 11 हो जाएगा। q इज इक्वल टू हम 2 लेंगे तो 12+5 17 हो जाएगा। q इज इक्वल टू हम 3 लेंगे तो 18+5 23 हो जाएगा। q इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। q इज इक्वल टू अगर हमने 4 लिया तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24+5, ठीक है 29 हो जाएगा। देखो ये भी आपका क्या है, ओड नंबर है। 5 11 17 23 29 ये सभी के सभी आपके क्या है, ओड नंबर है। इसका मतलब कि कौन कौन सा आपको ओड नंबर दे रहा है, कौन कौन आपको ओड नंबर दे रहे हैं, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या सभी के सभी ओड नंबर दे रहे हैं। 6q+1, देखो 6q+1 हाँ ओड नंबर दे रहे हैं। ठीक है, 6q+3, 6q+3 ये रहा 6q+3 हाँ ओड नंबर दे रहे हैं। तो 6q+5, 6q+5 ये रहा 6q+5 क्या ओड नंबर दे रहे हैं, हाँ ये सभी के सभी ओड नंबर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, therefore 6q+1, 6q+3, 6q+5 are not exactly divisible by 2। ये जो नंबर रहेंगे ये डिविजिबल बाय 2 नहीं रहेंगे कभी भी। हेंस दिस एक्सप्रेशन फॉर नंबर आर ओड नंबर, ये जो एक्सप्रेशन आएंगे ये सभी के सभी क्या है, ओड नंबर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of the columns in which they can march? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आर्मी के 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स हैं परेड वाले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो परेड वाला आदमी होते हैं, यहाँ पर 32 मेंबर है, यहाँ पर 32 मेंबर है। यहाँ पर मान लो 32 मेंबर है परेड वाले। ठीक है, परेड वाले आदमी आगे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 616 मेंबर है, 616 मेंबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि परेड वालों की लाइन लगाते हैं। ठीक है, परेड वालों की भी एक लाइन लगाते हैं और नीचे पीछे जो बच्चे होते हैं उनकी भी हम क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं और इनको साथ एक साथ क्या करते हैं, ये मार्च करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, इनको इक्वल कॉलम में खड़े करने हैं और सभी को बराबर आने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 आ गया तो 4 4 4 सभी में आने चाहिए जितने भी कॉलम है। ठीक है, और इनके मान लो कि अभी मैं ऐसे ले रहा हूँ कि मान लो इसमें से 30 आ गए तो 30 सभी में होने चाहिए और सभी के ऐसे बराबर कॉलम बनने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो उतने रो उतने कॉलम बन जाएंगे, उतने कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, उतने कॉलम में आपके इक्वल बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप 616 32 विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो 616 और 32 जो देंगे वो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे देंगे और उसमें इक्वली डिवाइड भी कर देंगे बच्चों को। ठीक है, इतने कॉलम और उसके नीचे पीछे जो बच्चे हैं 616 वो भी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये परेड वाले ऊपर वाले और ये जो 16 जो इनके पीछे चलने वाले हैं, मार्च करने वाले। ठीक है, ये सभी के सभी आपके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इक्वली डिवाइड कर देगा, ऐसे हमेशा क्या करता है, इक्वली डिवाइड कर देता है सभी को। वी कैन यूज इक्विट एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, तो हम एल्गोरिथम यूज करेंगे एचसीएफ का। अब देखो यहाँ पर 616 में और 32 में से कौन बड़ा है, 616 बड़ा है 32 में।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, ठीक है। तो फर्स्ट तो 2 डिजिट कंसिडर करेंगे, पहले तो 2 डिजिट ही कंसिडर करेंगे। तो 32 का टेबल 1 टाइम्स कितनी बार जाएगा, 32 टाइम्स जाएगा, 32 आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस करते ही कितना आएगा, 29 आएगा। ऊपर से हम क्या करेंगे, 6 को और नीचे रखेंगे, ठीक है। तो अब 296 में अब 32 का ऐसा टेबल बोलना है कि ये क्या हो जाए, 296 आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 32 में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 320 हो जाता है, जो कि इसके 300 के अप्रोक्स आता है, ठीक है। मतलब मैं 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 32 9 जा कितना आएगा, 288 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। माइनस करेंगे 296, थोड़ा सा अभी फास्ट चल रहा हूँ, आपको माइनस करना आता ही होगा, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो इसका क्या आएगा, 8 आंसर आएगा। अब रिमाइंडर यहाँ पर जीरो नहीं हुआ है तो इस एल्गोरिथम को हम कैसे लिखेंगे, 616 इजिकल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 19, 32 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस का क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर नोट इजिकल टू जीरो, अब यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं है, मतलब हमको प्रोसीजर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो नए नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, 32 और 8, ठीक है। इन दोनों को हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा सेम प्रोसीजर को। तो जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो लेट यहाँ से 32 को डिवाइड करते हैं 8 से, ठीक है। तो 8 फोर जा कितना होता है, 32 होता है। तो 8 फोर जा 32, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, 32 इजिकल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। अब रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है, ठीक है, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है 32 और 8 में से जो छोटा नंबर है वही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इजिकल टू हो जाएगा 8। एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8। तो देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम इच, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, 8 कॉलम क्या बनाएंगे, 8 कॉलम बनाएंगे, 8 कॉलम बनाएंगे परेड की। और इनके नीचे जो रहेंगे वो 8 कॉलम क्या बनेगा आपका, जो 616 मेंबर रहेंगे उनका भी 8 कॉलम उनके पीछे रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टूड हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, question number 4, use Euclid division lemmas to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। आपको क्या करना है, यूज इक्विलिड डिवीजन मेथड का यूज करना है और आपको क्या बताना है कि हर नंबर का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो इक्विलिड डिवीजन लेमास थ्योरम करना है, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जब करेंगे तो 3m आएगा और 3m प्लस 1 आएगा फॉर सम इंटीजर m के लिए, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें पता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हिंट भी गिवन है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर x आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा देन इट इज अ फॉर्म। अगर x कोई इंटीजर होगा तो वो मान लो फॉर्म किस फॉर्म में होगा, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। तो स्क्वायर ईच ऑफ दिस एंड सो दैट दे कैन बी री रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में लेना है, इसको स्क्वायर रूट करना है और इसको 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लेकर आना है, ठीक। तो सिंपल सा हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से चलते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इजिकल टू 3। यहाँ पर ए बी दो नंबर कंसिडर करेंगे हम, जहाँ पर बी इजिकल टू 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई में 3 दिख रहा है, ठीक है। तो बी इजिकल टू क्या लेना पड़ेगा, हमें 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर आपको सामने होगा कि हमको बी क्या कंसिडर करना है, ठीक है। तो ए और बी आपका कोई नंबर है। तो ए अगर बड़ा है बी से, तो ए अगर बड़ा है बी से तो एल्गोरिथम से हम ये लिख सकते हैं ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू प्लस आर। जबकि बी हमने क्या कंसिडर किया, 3 किया है, तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, 3q प्लस आर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नंबर हो जाएगा ये। तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, किसी भी नंबर को हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आर होगा, तो आर क्या होता है, आर बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो आर बी क्या है, यहाँ पर 3 लिया है, तो 0 से बड़ा मतलब 0 से 3 के बीच का इंटीजर्स आते हैं। तो 0 से 3 के बीच में इंटीजर कौन कौन से होंगे, 0 1 और 2, ठीक है। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 बी में इजिकल टू नहीं लगाया है, बी में इजिकल टू नहीं लगाया है, ठीक।
तो यहाँ पर आप हमारे पास तीन वैल्यू हो गई है, r इजिकल टू 0, r इजिकल टू 1, r इजिकल टू 2। तो फॉर r इजिकल टू 0 के लिए लेते हैं, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा 3q, a इजिकल टू क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करके देखते हैं, तो a का स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर 3q का स्क्वायर क्या होता है, 3q का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर q का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अच्छा 9q स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, और ये जो 3 है दूसरा, इसको इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो 3q स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि उसका स्क्वायर जो रहता है, हमें क्या करना है, इसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है, उसको आपको 3m के फॉर्म में लिखना है। तो 3 तो देखो आ गया, अगर मैं इसको पूरा m कंसिडर कर लूँ, इसको क्या करूँ मैं, पूरा 3q स्क्वायर को m कंसिडर कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3m हो जाएगा। तो a स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पर m इजिकल टू 3q स्क्वायर कंसिडर किया है, ठीक है। तो हमें तो ये m कोई सा भी q का फॉर्म होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई सी भी इक्वेशन के फॉर्म में हम m लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 3m, मतलब ये पहला वाला तो हो गया। हम r इजिकल टू 1 कंसिडर करके चलते हैं, फॉर r इजिकल टू 1। तो एल्गोरिथम हमारा क्या था, एल्गोरिथम था हमारा a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, और b हमारा 3 था और r हमने 1 लिया है, मतलब हमारा एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, b की जगह 3 रखना है, r की जगह 1 रखना है, तो a इजिकल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका स्क्वायर क्या आना चाहिए, इसका स्क्वायर करो, और वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। तो लेट जस्ट इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और 3q प्लस 1 का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर सोल्व करना है, 3q प्लस 1 का स्क्वायर बहुत ईजी है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। a इजिकल टू 3q है यहाँ पर, और b इजिकल टू क्या है 1 है, तो ये 3q का स्क्वायर 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस 2ab। 2 का मतलब क्या है, 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, तो 2 इंटू ए मतलब क्या है 3q है, और b क्या है, ए आपका 3q है, और b इजिकल टू क्या है 1 है, b क्या है आपका 1 है, तो 2 इंटू 3q इंटू 1, तो 2 3 जा 6q इंटू 1, तो क्या हो जाएगा आपका 6q हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा इसका स्क्वायर करेंगे आप, तो ए स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको स्क्वायर करना आते होगा आई होप। तो इन दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना है, ठीक है। हमें 1 बाहर ही रखना है, क्योंकि हमें 3m या 3m प्लस 1 का फॉर्म चाहिए, तो प्लस 1 हमारा बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से जैसे हमने 3 कॉमन लिया था, 3q स्क्वायर प्लस 2q, जैसे ये अपना एक q का एक इक्वेशन है, तो q का एक कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उस q की इक्वेशन को हमेशा क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो a स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 3m प्लस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं r इजिकल टू 2 पर, r इजिकल टू 2 को जैसे देखते हैं, तो अगर r इजिकल टू 2 रखना है, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर होगा, ठीक है। तो b इजिकल टू 3 रखना है, b इजिकल टू 3 रखना है, और r इजिकल टू 2 रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a इजिकल टू 3q प्लस 2। अब इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायरिंग, 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3q प्लस 2 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग करना आई होप आपको आता होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करके देख लेना, ठीक है, यही आंसर आएगा आपका। अब 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है। हमें आंसर पे ध्यान देना है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, मतलब इसको मैं 3 प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ 4 को, तो हम यहाँ पर 4 को ब्रेक करेंगे 3 प्लस 1 में। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हमने लिख लिया है 3 प्लस 1, ठीक है। अब इन तीनों में से देखो, इन तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, क्या 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी आएगा 3 कॉमन लेना है, क्योंकि 3 जैसे कॉमन आएगा, जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम m मान लेंगे,
ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर यहाँ से जैसे 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4q प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 आपका बाहर ऐसे रखा हुआ है अभी। ठीक, अब जो भी q का जो फंक्शन है, ठीक है, q का जो भी फंक्शन है उसको हम क्या मान लेंगे, m कंसिडर कर लेंगे। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये q इंटीजर है तो ये हमेशा एक इंटीजर ही देगा, और m भी क्या है, इंटीजर का एक फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पर उसने बोला ना कि m क्या है आपका एक इंटीजर है, तो हम इसको m कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर इजिकल टू क्या है यार 3m प्लस 1। ठीक है, तो देखा जाए तो हमने इसका किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या किया, स्क्वायर किया है। पॉजिटिव वैल्यू का हमने क्या किया है, इंटीजर का स्क्वायर किया है, तो वो किस फॉर्म में आया है हमेशा, या तो 3m में आया है 3m प्लस 1 में आया है। देखो यहाँ पर देखो 3m में आया है, 3m प्लस 1 में आया है, और 3m प्लस 1 में आया है। ठीक, आई होप फोर्थ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। Question number 5. Use Euclid division lemmas to show that the cube of any positive integer is the form of the 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है, आपको क्या बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का आप क्यूब करोगे, क्यूब मतलब कि पावर 3 करोगे, तो वो पावर 3 क्या आएगा आपका 9m का फॉर्म आएगा, या 9m प्लस 1 का फॉर्म आएगा, या 9m प्लस 8 का फॉर्म आएगा। इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो यहाँ से एक नंबर कंसीडर करेंगे, a इजिकल टू क्या होगा बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ पर r कहाँ से कहाँ तक होगा, r b से 0 से b तक होगा। ठीक है, तो हम इसी एल्गोरिथम का यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन समझ में आया, आपको क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है। ठीक है, और क्यूब को किस फॉर्म में दिखाना है आपको, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। लेट ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, जहां पर हमने b को 3 कंसीडर किया है। ठीक है, जैसे क्यूब करेंगे तो 9 अपने आप बाहर आ जाएगा, इसलिए हमने b इजिकल टू क्या रहा है 3 रखा है। हम अगर एल्गोरिथम की बात करें तो a इजिकल टू 3q, b की जगह मैंने 3q डायरेक्ट डाल दिया है, 3q प्लस r होगा, जहां पर q ग्रेटर देन इजिकल टू 0। ठीक है, और r क्या होगा, r 0 से 3 के बीच में होगा, r क्या होगा 0 से 3 के बीच में। r जो रहता है वो 20 से 0 के बीच में रहता है, इसलिए जो r b जो है b है। ठीक है, तो r जो होगा b क्या लिया है हमने 3 लिया है, तो 0 के बीच में, तो 0 और 3 के बीच में जितने भी इंटीजर है वो r होगा, तो 1 2 और 0 यहाँ पर इंक्लूड है तो 0 भी रहेगा, तो 0 1 2 क्या रहेंगे आपके r की वैल्यू रहेगी। हमें एक एक कंसिडर करके देखना है, एक एक लेके देखना है, और r इजिकल टू 0। ठीक है, r इजिकल टू 0 के लिए a इजिकल टू क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो क्यूब का मतलब क्या होगा, पावर 3 करना है, तो दोनों तरफ हमने पावर 3 कर दिया है, तो a क्यूब इजिकल टू 3 क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा। और इसका मतलब है 3 का क्यूब, क्यू का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब। ठीक है, अब 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 3 क्यू क्यूब, और 3 क्यू क्यूब को हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, 9 को हम बाहर कर देंगे, तो 9 3 जा 27 होता है, तो 9 को हमने बाहर कर दिया, 3 क्यूब क्यूब। अब इस क्यू 3 क्यू क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ए क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा 9m। मैंने बोला था जो भी आपको चाहिए फॉर्म जो चाहिए वहां पर ध्यान रखो हमें किस फॉर्म में चाहिए, वो फॉर्म बना लो, उसके लिए वो बाहर लिया कॉमन लेके जो नंबर चाहिए बाहर। ठीक है, बाकी बचा हुआ जितना भी पार्ट रहेगा ब्रैकेट के अंदर उसको पूरे को आपको एम कंसिडर कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका 9m का फॉर्म हो गया है। ठीक है, आपका ऐसा रूप आना चाहिए। ठीक है, ये क्यू का जो फॉर्म है उसको हमने एम के फॉर्म में लिख लिया, तो आपको जस्ट ऐसा दिखना चाहिए 9m जैसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वेयर एम इज द इंटीजर सच दैट एम इजिकल टू 3q क्यूब। ठीक है, हमने एम क्या कंसिडर किया है 3q क्यूब। ठीक है, तो फॉर सिमिलरली हम r इजिकल टू 1 के लिए चलेंगे, तो r इजिकल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, a इजिकल टू 3q प्लस आर, तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, तो a इजिकल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो यहाँ पर a क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब आपको ये तो पता है x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है वो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पर x इजिकल टू, यहाँ पर x इजिकल टू जो होगा x इजिकल टू 3q रखना है, और y इजिकल टू में 1 रखना है। ठीक है, तो जैसे आप इक्वेशन में यहाँ पर रखोगे
वैल्यू पुट करोगे रखोगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आपकी ए क्यूब इजिकल टू कितनी आ जाएगी 27 क्यू प्लस 27 क्यू² प्लस 9 क्यू प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या अब हमें ध्यान रखना है कौन सा फॉर्म चाहिए। जैसे यहाँ पर +1 आया ना, तो यहाँ पर आपका ये +1 वाला फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ से हमें 9 कॉमन निकालना है। क्या 9 कॉमन आ रहा है क्या बचे हुए पार्ट में? हाँ 9 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो हम जल्दी से यहाँ से क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही यहाँ से 9 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 3 क्यू, यहाँ क्या बचेगा 3 क्यू², तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा क्यू बचेगा। ठीक है, और 9 के अलावा जितना भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसो 9m+1 का फॉर्म है, यहाँ पर जितना भी बचा हुआ पार्ट जो क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे m कंसिडर कर लेंगे। ये हो जाएगा a³ इजिकल टू 9m+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या m क्या कंसिडर किया, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इजिकल टू 3q³ प्लस 3q² प्लस क्या हो जाएगा q हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉर r इजिकल टू 2 के लिए देखते हैं, तो a इजिकल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, r इजिकल टू 2, r इजिकल टू 2 हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा a इजिकल टू। इसका भी हमें क्या करना है क्यूब करना है, तो हमने इसका क्यूब कर दिया, दोनों तरफ क्यूब हो जाएगा, दोनों साइड का क्यूब। अब यहाँ पर भी कौन सा फार्मूला यूज होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब इजिकल टू क्या होता है x³ प्लस 3x² y प्लस 3x² प्लस y³। अब देखा जाए तो यहाँ पर x इजिकल टू 3q रखना है, x इजिकल टू 3q रखना है, और y इजिकल टू क्या रखना है 2 रखना है। तो जैसे ही आप x इजिकल टू 3q और y इजिकल टू 2 रखोगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी a³ इजिकल टू 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8 इक्वेशन आएगी। ठीक, अब देखा जाए तो आपको यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म आ सकते हैं पहले देखकर आपको ये देखना है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आपको कौन सा पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारा बन सकता है 9m+8 वाला, क्योंकि लास्ट में 8 है। ठीक है, +8 है, तो ये फॉर्म हमारा बन सकता है। इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से क्या 9 कॉमन आ सकता है क्या, तो देखने पर हाँ 27 में से 9 कॉमन आ सकता है, 54 में से 9 कॉमन आ सकता है, 36 में से 9 कॉमन आ सकता है। आपको थोड़ा आंसर में भी ध्यान रखना है कि हमें आंसर लाना क्या है, ताकि आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसमें से 9 कॉमन लिया आपने, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से बचेगा 3q², यहाँ से क्या बचेगा आपका 6q², यहाँ से क्या बचेगा आपका 4q। ठीक है, तो जैसे आपने 9 कॉमन लिया तो 9 कॉमन लेते ही 9 के मल्टीपल में जो भी नंबर आता है q का फॉर्म आता है उसको आपको m लिखना है, m कंसिडर करना है। तो a³ इजिकल टू क्या हो जाएगा 9m+8 हो जाएगा, जहां पर m आपने क्या कंसिडर किया, where m is an integer such that m is equal to 3q³ plus 6q² plus 4q। ठीक, तो m आपने ये कंसिडर किया। देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्म चाहिए थे, 9m, 9m+1, 9m+8। देखो ये 9m है, 9m+1 है, ये 9m+8 फॉर्म है। ठीक, तो किसी भी इंटीजर के क्यूब को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 1.1 यही खत्म होता है। थैंक्स टू ऑल, सी यू।